अब हमें यह समझना है मेथड चेनिंग कैसे पॉसिबल करा सकते हैं। मेथड चेनिंग समझने के लिए यहां पर हमने एक नई क्लास डिफाइन की है। अभी इसमें कहीं मेथड चेनिंग नहीं की गई, पहले समझते हैं। स्वैपर नाम की हमने एक क्लास डिफाइन की जिसमें दो डेटा मेंबर है, एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू असाइन की गई, एक स्वैप नाम का मेथड है जो डेटा मेंबर्स की वैल्यू को स्वैप करता है। अब स्वैप करने के लिए हमने यहाँ एक तीसरा वेरिएबल दिया हुआ है, कोई लॉजिक में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप लोगों ने सी में बहुत स्वैप की होंगी चीजों को। डिस्प्ले नाम का मेथड है जिसमें दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा, मेन मेथड। अब यहां पर हमने ये सब कन्वेंशनल अप्रोच यूज की है। हमने स्वैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर्स में 5 और 6 असाइन करेगा। पहली बार हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं डेटा मेंबर्स में वैल्यू क्या है, क्या प्रिंट होगा, a = 5 b = 6। उसके बाद हमने स्वैप मेथड कॉल किया, ये वैल्यूज को स्वैप कर देगा। देन जब हम डिस्प्ले मेथड कॉल कराएंगे अपनी बार क्या प्रिंट होगा, a = 6 b = 5। अब यहां हमारा पर्पस स्वैप कराना है ही नहीं, स्वैपर की जगह हम कोई दूसरी क्लास भी बना सकते हैं। यहां हमारा पर्पस है मेथड चेनिंग समझना। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ मेथड कॉल करने पड़े। हमने 3 मेथड कॉल की हुई, 3 अलग अलग स्टेटमेंट से। हम चाहते हैं ये 3 स्टेटमेंट हमें ना लिखने पड़े, बल्कि ये काम हम किसी एक स्टेटमेंट से कर दें। अब मैं यहां पर इस चीज को कमेंट बना देता हूं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या आउटपुट आएगी, सेम आउटपुट आएगी। पहली बार a = 5 b = 6 और दूसरी बार a = 6 b = 5। ये कोड कंपाइल नहीं होगा। कंपाइलर यहां पर कहेगा void cannot be dereferenced। अब इस सारी चीज का मतलब क्या है वो हमें समझना है। क्यों कंपाइलर ऐसा कह रहा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो एरर बताया void cannot be dereferenced। अब ये आपको कंपाइल करके देखना है, मेरी बात पे यकीन नहीं करना है, मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं, हर चीज को वेरीफाई करो खुद। यहां पर जब हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा। अब कंपाइलर इसे कंपाइलेशन टाइम पे इवैल्यूएट करके देखेगा कि क्या ये सही स्टेटमेंट है। अगर ये कंपाइलेशन टाइम पे इवैल्यूएट हो गया तो ही को कंपाइल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब अगर हम एस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले मेथड कॉल करते हैं तो ये हमारा डिस्प्ले मेथड है। ये मेथड डेटा मेंबर्स की वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट कर देता है। इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है, void। मींस जब ये मेथड कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद यहां क्या बचेगा, कुछ रिटर्न करेगा वो, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कुछ भी नहीं का मतलब void, void का मतलब होता है नथिंग। मींस मेथड कंप्लीट होने के बाद यहां बच रहा है एक तरह से void। अब कंपाइलर आपको कह रहा है void का यूज करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता, void cannot be dereferenced का मतलब ये है void का यूज करके मेथड कॉल नहीं की जा सकती। अब आपको बात समझ में आएगी। यहां जब हमने लिखा था s.display, अब हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो ताकि यहां डिस्प्ले मेथड एस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक हो, उससे फिर s हमें मिल जाए ताकि उस s का यूज करके हम स्वैप मेथड कॉल कर सके। समझ आ रही है बात। अब s कैसे रिटर्न कर सकते हैं, यहां लिखते हैं रिटर्न s। अगर मैंने वेरिएबल का नाम ले दिया t तो ये मेथड हम s ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं या कितने भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। हमें वास्तव में s का रेफरेंस रिटर्न नहीं कराना, हमें इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न कराना है। और वी डोंट नो व्हाट द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट इज। वो s भी हो सकता है, वो t भी हो सकता है, वो u भी हो सकता है, वो p भी हो सकता है। क्या हमारे पास कोई तरीका है इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट को पहचानने का? दिस, बिल्कुल सही बात आपको बताया गया है। हर एक नॉन स्टैटिक मेथड में, हर एक कंस्ट्रक्टर में इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दिस नाम के रेफरेंस वेरिएबल में जाके स्टोर होता है। ये मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है। ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा उसका रेफरेंस में किस में जाके स्टोर होगा, दिस में। अगर मैं यहां से दिस रिटर्न करा दूं इसका मतलब मैं उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वापस रिटर्न करा रहा हूं। अब उसके लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी।
अगर मैं इसकी रिटर्न टाइप बदलूं तो क्या बदलना चाहिए? दिस का टाइप क्या होगा? कुछ बताया गया था अभी आपको। दिस में अगर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आके स्टोर हो रहा है तो जो ऑब्जेक्ट का टाइप होगा वो दिस का टाइप होगा। ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? स्वैपर, तो दिस किस टाइप का होगा? स्वैपर। जिस क्लास के अंदर आप मेथड डिफाइन कर रहे हैं वो क्लास का टाइप दिस होता है। सिंपल बात है। इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप उसमें रखते हैं, ऑब्जेक्ट का टाइप और दिस का टाइप हमेशा सेम होता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं दिस। अब अगर आप ऐसा करते हैं और साथ में यहां पर लिखना होगा, अब यहां मैं कमेंट लगा के लिख देता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अगर मैं इस कोड को कंपाइल करूं, क्या ये कंपाइल होगा? नहीं होगा। अभी भी ये वही एरर देगा, सिर्फ एरर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कंपाइल करके देखना, अब की बार कंपाइलर यहां पर एरर बताएगा, कहेगा वर्ड कैन नॉट बी डीरेफरेंस। अब क्यों? ध्यान से समझते हैं। जब हम एस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे, ये मेथड कॉल होगा, ये डेटा मेंबर्स की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा, साथ में इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करेगा, यानी कि मेथड कंप्लीट होने के बाद वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम स्वैप मेथड कॉल कर सकते हैं। ये हमारा स्वैप मेथड है। ये डेटा मेंबर्स की वैल्यू को स्वैप कर देगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा? कुछ भी नहीं, यानी कि यहां से वॉइड जाएगा। क्या वॉइड का यूज करके अब डिस्प्ले मेथड कॉल किया जा सकता है? नहीं। अब इसका आसान सॉल्यूशन आसान है। अब आप सीख चुके हैं क्या करना चाहिए। इससे भी दिस रिटर्न कराना जाना चाहिए। जो काम यहां किया वही काम यहां पर कर दें। लेट्स से इसमें भी चेंज कर देते हैं। यहां पर हमने लिखा, क्या लिखो रिटर्न टाइप? स्वैपर। लेट्स से स्वैपर स्वैप, और यहां पर लिखें रिटर्न दिस। यहां पर भी कमेंट लगा के लिख देते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब ये कोड कंपाइल हो जाएगा। अब कोई समस्या नहीं होगी। अब जब हम पहली बार एस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे, डिस्प्ले मेथड से डेटा मेंबर्स की वैल्यू प्रिंट होगी, साथ में दिस आएगा। उस दिस का यूज करके हम स्वैप मेथड कॉल करेंगे। स्वैप मेथड उस ऑब्जेक्ट की डेटा मेंबर्स की वैल्यू बदलेगा, साथ में दिस वापस भेजेगा। उसका यूज करके फिर हम डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे। बात समझ आ रही है? दिस का तीसरा यूज क्या हो सकता है? दिस का यूज करके हम मेथड चेनिंग फैसिलिटेट करा सकते हैं। मेथड चेनिंग से फायदा क्या है? मेथड चेनिंग से हमारे स्टेटमेंट कम हो जाते हैं। जो काम हम 3 स्टेटमेंट से कर पा रहे थे, वो काम हम कितने स्टेटमेंट से कर पा रहे हैं? 1 स्टेटमेंट से। फायदा है। अब अगर ध्यान से देखिएगा, यहां पर वास्तव में आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले हमने 3 स्टेटमेंट लिखे, अब हमने कहा जो काम हम 3 स्टेटमेंट से कर रहे थे वो हमने 1 स्टेटमेंट से किया। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 स्टेटमेंट तो हमने यहां बढ़ा दिया और 1 स्टेटमेंट यहां बढ़ा दिया। टोटल अभी भी कितने स्टेटमेंट है? 3। कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। वास्तव में फायदा हुआ है। पिछली बार जो स्टेटमेंट थे वो हमें इन्वोकेशन में लिखने पड़ रहे थे। किसी भी एक मेथड को आप इनफाइनाइट टाइम इन्वोक करा सकते हैं। अगर मुझे इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स के साथ, मान के चलते मुझे 1000 ऑब्जेक्ट्स के साथ ये काम करना है, एक ऑब्जेक्ट के लिए 3 स्टेटमेंट लिखने पड़ रहे हैं। 1000 ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे? 3000। अब जो स्टेटमेंट मैंने बढ़ाया वो इन्वोकेशन में नहीं बढ़ाया, डेफिनेशन में बढ़ाया। डेफिनेशन कितनी बार होगी किसी मेथड की? एक बार। अब एक स्टेटमेंट यहां बढ़ा, एक स्टेटमेंट यहां बढ़ा। अब मुझे अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स को स्वैप कराना होगा, कितने स्टेटमेंट लगेंगे? 1002। तो स्टेटमेंट ये हो गए, 1000 ऐसे लिखूंगा। फायदा है कि नुकसान है? बात समझ आ रही है? मेथड चेनिंग से वास्तव में स्टेटमेंट कम होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं कम हो रहा है, क्योंकि इस एग्जांपल में हमने केवल एक ऑब्जेक्ट लिया है, मेथड को एक बार इन्वोक किया है। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती हमारी। यहां पर मैं एक और काम अभी करके दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। इसे भी थोड़ी देर के लिए मैंने कमेंट कर दिया, इसे भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया।
अब हमने यहां पर लिखा मैंने आपको बताया था जब हम इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस एक स्टेटमेंट से कितने काम होते हैं? 3 काम। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होता है और ऑब्जेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहां पर हमने लिखा न्यू स्वैपर। इस एक स्टेटमेंट से कितने काम होने चाहिए? 2। अब की बार हमने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं अनोनिमस ऑब्जेक्ट, जिसका रेफरेंस हम किसी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर ना करें। ऐसे ऑब्जेक्ट को किसी एक स्टेटमेंट में केवल यूज किया जा सकता है। अब इसे हम केवल इसी स्टेटमेंट में यूज करना चाहते हैं, इसके बाद यूज ही नहीं करना चाहते। इससे कितने काम होंगे? एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब यहां पर मैंने एक सिचुएशन जनरेट की है आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। मैंने जब कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था उस समय मैंने कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में यह बताया था इट डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। मैंने आपको कहा था कि कॉलेजेस में या पढ़ाने वाले ये सिखाते हैं कि कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया था कि कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता। मैंने कहा था कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करता, हमें बताना नहीं पड़ता कि वो क्या रिटर्न करता है। और मैंने ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करता है वो आप ही मुझे बताएंगे समय आने पर। समय आ गया, अब आप मुझे बताएंगे वो क्या रिटर्न करता है। मैंने आपके लिए एक सिचुएशन जनरेट कर दी। अब यहां पर देखिएगा 2 चीज हो सकती है, या तो कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा। इस स्टेटमेंट से सब कुछ प्रूव हो जाएगा कि वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। यहां से जब ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके ऊपर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंट्रोल यहां जाएगा, ये ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन कर देगा। उसके बाद अगर इसने कुछ रिटर्न नहीं किया तो ये कोड कंपाइल नहीं होगा। कंपाइलर यहां पर कहेगा void cannot be dereferenced। अगर ये स्टेटमेंट कंपाइल हो गया इसका मतलब क्या होगा? कंस्ट्रक्टर ने कुछ रिटर्न किया। और क्या रिटर्न किया होगा अगर किया होगा तो? बिल्कुल सही बात, दिस। हर एक कंस्ट्रक्टर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है। इस स्टेटमेंट की कंपाइलेशन और इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन इस बात का प्रूफ है कि कंस्ट्रक्टर इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर ये मान के चलेंगे कि हर एक कंस्ट्रक्टर में रिटर्न दिस लिखा होता है। जैसे यहां हमने लिखा, यहां हमें लिखना पड़ता है, यहां लिखा होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं हर एक कंस्ट्रक्टर की कुछ इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप होती है और वो इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप होती है क्लास। जिस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है वही उस कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप है। अब आप इस कोड को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके ये बात प्रूव कर सकते हैं खुद, मुझे नहीं बताना, मैंने बता दिया। यहां तक मैंने दिस कीवर्ड के तीनों यूज आपको एक्सप्लेन कर दिए। एक बार रिकैप करा देता हूं। मैंने आपको बताया जावा में हर एक नॉन स्टैटिक मेथड और हर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है दिस। 3 यूज है उसके। पहला यूज, अगर आपके किसी नॉन स्टैटिक मेथड या कंस्ट्रक्टर में लोकल वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स के नाम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो आप डेटा मेंबर्स को दिस का यूज करके रेफर कर सकते हैं, कुछ इस तरह का सिंटैक्स यूज करके। दूसरा यूज आपको बताया, अगर आप अपनी क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से उसी क्लास का कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराना चाहते हैं तो आप दिस को एक मेथड कॉल की तरह से कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। तीसरा आपको बताया, अगर आप अपनी क्लास के मेथड्स की चेनिंग फैसिलिटेट कराना चाहते हैं, अब ये चेनिंग आप फैसिलिटेट कराएंगे एंड यूजर का काम आसान करने के लिए, ताकि एंड यूजर आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मल्टीपल मेथड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक स्टेटमेंट से इन्वोक करा सके। तो आप अपने मेथड से दिस रिटर्न करेंगे और अपने मेथड्स की रिटर्न टाइप क्लास रखेंगे। यहां पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी मिला, आपको पता चला हर एक कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली दिस रिटर्न करता है। अब ये चीज आपको वेरीफाई करनी है, मेरी बात पे यकीन नहीं करना है। इस कोड को कंपाइल करके देखिएगा, पहले सिंपल वे में कंपाइल करिएगा, फिर जैसा मैंने बताया था वहां वॉइड रहते हुए कंपाइल करके देखिएगा, फिर एक जगह स्वैपर चेंज करिए, फिर कंपाइल करके देखिएगा, एरर यहां शिफ्ट होगा, फिर दोनों जगह स्वैपर करिए एंड देन अल्टीमेटली ऐसा करिए। बात समझ आती है? ठीक है, अब इतनी चीज पढ़ के आइएगा, कल यहां से आगे बात करेंगे।